नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आज प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और आज के बाजार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। मंगलवार को दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। निफ्टी 19,680 पर सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 66,350 के पार बंद होने में कामयाब रहा। तो बैंक निफ्टी में हमने 80 पॉइंट की आज गिरावट देखी। 45,850 के पास जाकर बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग हुई है। तो एडिटर स्टेक में अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव इसको कैसे समझा जाए। शुक्रवार से शुरुआत हुई कमजोरी भारतीय बाजारों में आज भी नजर आई। उतार चढ़ाव के बीच बड़े सीमित दायरे में कारोबार रहा, लेकिन बंद होते होते बिल्कुल सपाट कारोबार आपको देखने को मिला। दिन के दौरान कभी तेजी के तो कभी मंदी के मूड बनते और बिगड़ते नजर आए, लेकिन फाइनली आज बाजार थोड़ा सा अनिश्चितता की स्थिति में था। न बड़ी तेजी का मूड, न बड़ी कमजोरी का संकेत। खुले हम एकदम सपाट, थोड़ी मजबूती के साथ। और वजह यह कि लगातार 11वें दिन कल रात अमेरिका में तेजी देखने को मिली डाउ में, और 200 पॉइंट अगर डाउ फ्यूचर्स ऊपर बंद हो तो नेचुरली आप मजबूत तो खुलेंगे, लेकिन जहां खुले बस वहीं जाकर रुके। 19,700 के आसपास खुले, 19,725-30 तक ऊपर पहुंचे, और उसके बाद वापस वो लेवल सुबह सुबह जो दिखा उसके बाद दिखा ही नहीं। धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। नीचे में 19,625 के आसपास हम पहुंचे, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर आ गए। यानी कि पूरे दिन 100 पॉइंट की रेंज में हो गया टाइम पास, और बंद होते होते 19,700 से थोड़ा सा नीचे। मतलब बिल्कुल कोई खास फर्क नहीं। 8 पॉइंट मुश्किल से निफ्टी ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी इसके मुकाबले में रेंज थोड़ी सी ज्यादा थी। एक बार मजबूत खुला 46,000 के ऊपर, और 46,150 46,200 की 125-150 के आसपास पहुंचा जरूर, लेकिन वहीं से धुलाई पिटाई और बिकवाली शुरू हुई, और नीचे में 45,625 के आसपास तक बैंक निफ्टी पहुंचा। यानी बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तर से अच्छी खासी 500 पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में वहां भी रिकवरी आई। फाइनली नुकसान जरूर रहा 75-80 अंकों का, लेकिन 45,850 के आसपास बैंक निफ्टी बंद होता दिखा, और मुश्किल से 30 पॉइंट नीचे था सेंसेक्स। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी मिला जुला कारोबार था। बढ़ने और घटने वाले शेयरों की संख्या लगभग बराबर। तो आज काफी कुछ बाजार में एक्शन। इंडेक्स के लिहाज से छोटी रेंज, कभी कमजोरी कभी मजबूती का, लेकिन सेक्टर्स और साथ ही साथ स्टॉक रिलेटेड एक्शन और खास तौर से रिजल्ट्स का एक्शन बहुत जबरदस्त था। मसलन सीमेंट आज बहुत ही मजबूत थे, तो आपके और मेटल्स भी तेजी में थे, लेकिन सामने अगर आप देखें तो एफएमसीजी स्टॉक्स जिसमें आईटीसी वगैरह, एशियन पेंट्स नतीजों के बाद ये काफ़ी कमज़ोर हो गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाजार एक बड़े मूव देने के पहले थोड़ा सा टाइम पास कंसोलिडेशन के मूड में। इसमें न 19,500 के नीचे जाने की हड़बड़ी है, न 20,000 को पार करने की जल्दबाजी। बैंक निफ्टी पर न 45,300 45,500 की रेंज को तोड़ना है, न 46,300 46,500 की रेंज को पार करना है। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं बाजार यहाँ पर अगला बड़ा मूव बनाने के पहले, और वो शायद फेड की मीटिंग और गुरुवार को हमारी एक्सपायरी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आगे होता हुआ दिख सकता है। अब अविनाश गोरक्षकर जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, मतलब बाजार को भी शायद इंतजार एफओएमसी की बैठक का है कि वहां पर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, और उसके बाद कुछ आगे का जो स्टांस है या चाल तय होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि कल की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स 25 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ते हैं तो ये मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है, लेकिन जो कमेंट्री आएगी गवर्नर साहब की वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वो डोविश कमेंट्री आती है तो मार्केट्स को बहुत पसंद आएगा। अगर उन्होंने कहा कि 2-3 और इंटरेस्ट रेट हाइक्स आने की उम्मीद है तो मार्केट्स को डेफिनेटली इसमें एक नेगेटिव सरप्राइज मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहा है। हालांकि ये रिजल्ट सीजन है तो नतीजे जैसे कंपनीज के आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कोई पैनिक सेल ऑफ नहीं आएगा, बट होपफुली अगर कल फेड की कमेंट्री में ये नेगेटिव सरप्राइज आता है तो आपको शायद थोड़ी बहुत बिकवाली का प्रेशर देखने को मिले। बट फिर भी मैं समझता हूँ ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। अच्छी क्वालिटी कंपनीज निवेशकों को मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छी कंपनीज में निवेश
करने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा इन्वेस्टर्स को देगा। बिल्कुल। लंबी अवधि के लिए अविनाश जी, कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है जो आप रेकमेंड करेंगे निवेशकों को शामिल करने के लिए पोर्टफोलियो में? स्वाति, लंबी अवधि के लिए हमको पेपर सेक्टर में जेके पेपर पसंद है। देखिए, ये कंपनी ने अभी हाल ही में क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। पिछले साल बहुत अच्छा नंबर इन्होंने डिक्लेयर किया था। करीबन 6,450 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 1,200 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। इस साल कंपनी ने, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 में कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा नंबर डिक्लेयर किया है। करीबन 1600 करोड़ का रेवेन्यू प्लस टिपिकली अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 308 करोड़ है, जो पिछले बार करीबन 246 करोड़ था। मार्जिन्स 30% मेंटेन किया है। इस कंपनी की खासियत यह है कि करीबन 4,000 डीलर है, स्पेशलिटी प्रिंटिंग पेपर राइटिंग पेपर में ये काम करते हैं और कॉपियर पेपर में करीबन 30% का मार्केट शेयर कमांड करती है। मुझे लग रहा है कि पेपर सेक्टर में आने वाले साल में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई साइड से अभी भी कंस्ट्रेंट्स है। इंपोर्टेड पेपर अभी इतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो डोमेस्टिक कंपनीज को प्राइसिंग पावर काफी है। तो अगर 6 से 12 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जेके पेपर एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट प्राइस है वो करीबन 385 390 है। वैल्यूएशंस भी बहुत सस्ते हैं इन्वेस्टर्स के फेवर में, तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करें। साल भर में अच्छी खासी कमाई होगी। जेके पेपर में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी की ओर से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पहले कॉलर से बात करें। तेलंगाना से कविता हमारे साथ है। नमस्कार कविता जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास नायका का है। हेलो, ओके, नायका का स्टॉक लेवल्स है बताइए मेरे नायका पास। के। हाँ जी, हेलो। कितने पे खरीदा है, कितने शेयर है आपके पास? एक सेकंड, मुझे कब की खरीदे, कब लिया आपने नायका? हाँ जी कब लिया है आपने नायका के स्टॉक्स? मैम, हो गया 2 इयर्स हो गए आई थिंक। ओके, जो इन्फॉर्मेशन आपने हमें भेजी थी अराउंड 383 की आपकी खरीद रही है 198 शेयर्स की, इज दैट राइट? कंफर्म कर दीजिए। यस। ओके, 2 साल पहले नायका का स्टॉक खरीदा, भाव आधे से भी कम। अविनाश जी, नुकसान में काफी हैं, अभी नायका में करना क्या है इन्हें? देखिए, मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है और 2 साल में तो हम सभी जानते हैं कि 2 साल में बहुत ही सिग्निफिकेंट प्राइस इरोजन नायका में हुआ है। कंपनी ने 5:1 का बोनस देने के बाद स्टॉक में और कटौती देखने को मिली है। देखिए, अगर नजरिया इनका कम से कम 1.5-2 साल है तो ही ये निवेशित रह सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे कि स्टॉक में इमीडिएटली इनको अपनी बाइंग प्राइस मिले। मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का मिनिमम टाइम फ्रेम होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि ब्यूटी केयर स्पेस में इनका मार्केट शेयर तो काफी डोमिनेंट है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी दबी हुई है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करें, बट 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखें और शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट करना शायद एक थोड़ी डिफिकल्ट बात रहेगी। ओके, तो नायका को फिलहाल होल्ड करें, यही आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ है राउरकेला से राजेंद्र वर्मा। राजेंद्र जी, स्वागत है, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैंने डिटेल तो शेयर किया हुआ है। जी का हाँ। 300 शेयर और GNFC का है 500 और TCS का 38 और एक और है मुझे ध्यान नहीं, GOBL इसका 140। ये 4 स्टॉक्स हैं, तो लगभग 1 ईयर करीब हो गया। इसमें क्या आगे फ्यूचर है दिखा है इसमें? आप चौथा स्टॉक कौन सा बोला आपने? जील, GNFC, TCS और वो DOBL, BBOL। ओके, BBOL। ओके, यस धामपुर का। ठीक है, एक एक करके बात कर। जी एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहले जील, मुनाफा अच्छा है इन्हें, क्या राय रहेगी आपकी अविनाश जी इस स्टॉक पर?
आई थिंक जी एंटरटेनमेंट इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंटर किया है। मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा क्योंकि अभी हाल ही में एनसीएलटी केस का फाइनल हियरिंग आने वाला है। वो अगर होता है तो ये जो मर्जर प्रपोजल है सोनी के साथ, ये डेफिनेटली क्लियर थ्रू हो जाएगा और इसमें स्टॉक में और भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, तो इस लेवल से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। पे यही आपके लिए राय आ रही है। टीसीएस और जीएनएफसी भी इनके पास है और डीबीओएल पर राय लेना चाहेंगे धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इन तीनों स्टॉक्स पर क्या करने की स्ट्रैटेजी एक साल के नजरिए के लिए? देखिए टीसीएस में मुझे लग रहा है इनको 1 साल नहीं बट कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया लेना चाहिए क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत चैलेंजिंग हेडविंड्स है। इन्फोसिस के गाइडेंस की कटौती के बाद यहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स चिंता में है कि आने वाला साल इनके लिए बहुत तकलीफ वाला होगा। हालांकि टीसीएस में काफी कैश है, बिजनेस विजिबिलिटी है। मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल का नजरिया ही तो ही टीसीएस में पकड़ लीजिए, अच्छी खासी कमाई होगी। रही बात जीएनएफसी पे, तो देखिए जीएनएफसी का जो मेन प्रोडक्ट है टीडीआई, वहाँ पे इन्होंने हाल ही में प्राइसेस कट कर दिए हैं क्योंकि ग्लोबली टीडीआई के प्राइसेस कम हो चुके हैं, लेकिन कंपनी बहुत मजबूत है। कंपनी फर्टिलाइजर स्पेस में भी काम करती है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी 6 से 12 महीने की अवधि अगर ये पकड़ते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। और धामपुर बायो जो इन्होंने लिया है, देखिए धामपुर बायो में एथेनॉल भी है, शुगर भी है, तो मुझे लग रहा है कि ये डीमर्ज्ड एंटिटी जो है, जो धामपुर शुगर से बनी हुई है, यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है। ये शायद आपको 6 से 12 महीने में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है सारे 3-4 शेयर में से, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग है और एथेनॉल के लिए तो मैं समझता हूँ कि अभी भी टेलविंड्स काफी पॉजिटिव है। जी, तो आपके चारों स्टॉक्स पर रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। दावणगिरे से महेश बाबू पोराल हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? गुड इवनिंग। I have purchased Adani Total Gas, about 17 shares. Adani Total Gas. Okay. Yeah, at the rate of around 2,452. I bought it for a short-term bounce, but unfortunately the stock fell down. It has rolled down. So I can hold it for another 1 year or so. What I should do? Should I book loss or hold it or average it? ओके सर, आप अदानी टोटल गैस की बात कर रहे हैं और इज इट अदानी एंटरप्राइजेस? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमें। Adani Total Gas only. Adani Total Gas, you bought it for 2452. Yes. ये कब लिया था आपने? Hindenburg thing was coming, so it fell down around 30% or so. Okay. So I thought I could make some short-term profit in the bounce back. ओके, ऑल राइट। अदानी टोटल गैस, चलिए सीधे एक्सपर्ट से ही जानते हैं क्या रहे अब आपकी स्ट्रैटेजी। बताइए सर, अदानी टोटल गैस 662 और इन्होंने क्या प्राइस पर लिया था सर? करना क्या चाहिए इन्हें? फंस गए ये तो। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि ऐसे माहौल में निकलना मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर इनके पास थोड़ा सा कैपिटल है तो थोड़ा सा और एवरेज कर लीजिए और अगले 1.5-2 साल का नजरिया ले लीजिए, क्योंकि हिंडनबर्ग के इशू के बाद जो कटौती अडानी टोटल गैस में आई, बहुत ही भयंकर तरीके से स्टॉक पिटा गया और अभी वापस स्टॉक को रिरेट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 1.5-2 साल का है प्लस ये थोड़ा एवरेज कर सकते हैं तो ही इसमें ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कमा सकते हैं, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही ऊपरी लेवल की है और उसको रिकवर करने के लिए अगर ये एवरेज ना करे तो डेफिनेटली इनको दिक्कत होगी। तो थोड़ा एवरेज करिए और 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। ओके, 1.5-2 साल के लिए आपको होल्ड करने के लिए इंतजार करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से आ रही है। अगले कॉलर से बात करते हैं, भोपाल से आर आचार्य। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास दीपक फर्टिलाइजर का 200 शेयर है, which was purchased on 907, 907 रुपए में, and presently its value around 587. I'm so till now I'm losing near about 70,000 in this share. So what should I do? Shall I buy? Yes. Shall I purchase more for accumulate और क्या लॉस बुक करूं? जो भी काइंडली सजेस्ट। ओके जी, अविनाश जी क्या करें स्ट्रैटेजी?
आई थिंक इन्होंने क्लियरली कहा है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है स्वाति, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज करे, क्योंकि देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स में, न्यूट्रेंट्स में काम करती है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल में स्केलेबिलिटी कंपनी के पास काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल के भाव पे शेयर खरीदा है, लेकिन कंपनी अच्छी खरीदी है। मेरी राय में थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, अपना एवरेज कॉस्ट कम कर लीजिए और कम से कम 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। ओके, दीपक फर्टिलाइजर पर यही राय रही आपके लिए होल्ड करने की हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। गुजरात पाटन से मानसी हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मेरे पास डेटा पैटर्न के 150 शेयर है 826 के रेट से, हाँ, और आरके फोर्ड से और कब तक के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, और आरके फोर्ड से 171 के 250 से। ओके, दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हैं आपने? ओके, हाँ लॉन्ग टर्म से ले रखे। अच्छा ठीक है, तो डेटा पैटर्न में तो आपकी खरीद 826 की है। डबल मुनाफा, आपको डबल चला गया है प्राइस आपके खरीद के, तो काफी अच्छे लेवल पर एंट्री सर। डेटा पैटर्न में तो इन्हें अच्छा मुनाफा है, और यहाँ पर लंबी अवधि के लिए इन्होंने इसको होल्ड करने के लिए प्लान किया है। डेटा पैटर्न कैसा लगता है आपको इस स्टॉक सर, और क्या रहेगी राय आपकी इस पर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हो चुका है। मेरे ख्याल से देखिए लॉन्ग टर्म का नजरिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि अपना कैपिटल इसमें से फ्री कर ले। जो कैपिटल इन्होंने पैसा लगाया है वो कम से कम इसमें से रिकवर कर ले, ताकि बाकी शेयर जो इनके पास बचेंगे वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, अगले 1.5-2 साल के लिए ग्रोथ विजिबिलिटी है, लेकिन पैसा बुक करना भी इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। सर एक राय आरके फोर्जिंग पर भी, जो इनके पास स्टॉक है 171 के बाइंग पर। देखिए आरके फोर्जिंग्स में भी बहुत अच्छा दमदार नंबर Q1 के लिए कंपनी ने रिपोर्ट किया था, प्लस कंपनी अभी नॉन ऑटो सेक्टर यानी रेलवे सेक्टर में भी उतर रही है, तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि अगले साल 1.5 साल का विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है और ज्यादातर डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स को केटर करते हैं, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। यहाँ पे भी इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही निचले लेवल की है, तो यहाँ पे भी मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 20-25% क्वांटिटी जो है वो प्रॉफिट बुक कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स 20-25 पॉइंट नीचे तो नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में मिला जुला कारोबार रह सकता है। आजकल वैसे भी डाउ फ्यूचर्स से ज़्यादा संकेत मिलते नहीं है। अमेरिकी बाजार अपनी ही चाल में मजबूत बने हुए हैं और पिछले 11 सेशन से डाउ मजबूत है ही, लेकिन आज का सेशन डाउ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज और कल 2 दिनों के लिए जो फेड की बैठक है जिसमें ब्याज दरों पर होना है फैसला, वो आज से शुरू होती दिखेगी। हालांकि फैसला कल आएगा और परसों सुबह जब बाजार खुलेंगे हमारे मंथली एक्सपायरी के दिन, तब ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बाजार थोड़ा मूड बनाने की कोशिश करेंगे कि फेड क्या कुछ कह सकता है, क्या कुछ कर सकता है। हमारे बाजारों के लिए संकेत नेचुरली हमें ग्लोबल मार्केट से लेने हैं ओपनिंग के लिहाज से, लेकिन उसके बाद हमारे संकेत हमारे अपने काम के होंगे 2 नंबर। एक, नतीजे जो आने वाले आज बाजार बंद होने के बाद टाटा मोटर्स, L&T जैसे दिग्गज जिनसे अच्छे नतीजे की उम्मीद है, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट और खराब नंबर्स चाहिए नहीं। अगर ये नंबर्स अच्छे रहे तो बाजार में थोड़ा जोश आएगा। और आज FIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े बुरे थे नहीं, इस वजह से बाजार आज ज़्यादा कमजोर हुए भी नहीं, बार बार रिकवरी दिखा रहे थे। तो आज देखना होगा ये नंबर्स कैसे आते हैं, जिसके दम पर कल हम डिसाइड कर FIs के। दूसरा, कंपनियों के नतीजे। अब आइए सपोर्ट। 19,500 19,565 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल भी, और ऊपरी स्तरों पर 19,750 से 19,825 की रेंज है रुकावट का काम करने के लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 45,450 45,650 ये वो रेंज है 200 पॉइंट की जो है मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर अब 46,150 से लेकर 46,250 की रेंज आपके लिए करेगी रुकावट का काम। इन पर रखनी है आपको नजर कल के लिए। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन।
हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कल के बाजार पर कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार स्वाति। कल के बाजार में दो रणनीति है मेरे पास ऑप्शन के जरिए। पहली रणनीति तेजी की तरफ की पेट्रोनेट की। पेट्रोनेट का अगस्त का 225 का कॉल लेना है। जुलाई सीरीज का नहीं लेना है, अगस्त का लेना है, क्योंकि एक्सपायरी वीक है तो नेक्स्ट मंथ ज्यादा बेटर रहेगा। तो पेट्रोनेट का अगस्त का 225 का कॉल 7.5 रुपए के आसपास लेना है। 6 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 10 से 12 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है मैरिको का अगस्त 550 का कॉल 22 रुपए के आसपास लेना है। मैरिको का अगस्त का 540 का कॉल 22 रुपए के आसपास लेना है। 17 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 28 रुपए से 30 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। मेरी तरफ से रहेगी कल के लिए। जी, धन्यवाद करेंगे सुमित जी आपका कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए। और अविनाश जी, 7 से 10 दिन का नजरिया किसी का हो तो पोजिशनल ट्रेड कहां पर रखने की आपकी सलाह रहेगी? स्वाति, पोजिशनल ट्रेड हमको कैनरा बैंक में पसंद है। देखिए, कंपनी के बैंक के बहुत अच्छे नंबर्स आ गए हैं। प्राइस करीबन 333 है। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो कम से कम 345 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 327 का रख लीजिए। मुझे लग रहा है एक अच्छा बाउंस आने की उम्मीद रहेगी और डेफिनेटली जिस प्रकार के वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा है इसमें एक अच्छा बाउंस आपको अगले 8 से 10 दिन में पॉसिबल है। तो डेफिनेटली इसमें एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। कैनरा बैंक में पोजिशनल ट्रेड रखने की सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।